पिछले 24 घंटे में कोरोना का नया रिकॉर्ड 12,881 नए केस आए सामने। 334 लोगों की हुई मौत। चीन से झड़प के बाद अलर्ट पर भारत की तीनों सेनाएं। नौसेना ने बढ़ाई तैनाती, एलएसी पर अतिरिक्त जवान। चीनी कारोबार को पहला झटका, ओप्पो को रद्द करनी पड़ी अपनी स्मार्टफोन लॉन्चिंग। भारत चीन तनाव के बीच नेपाली आर्मी चीफ ने किया काला पानी का दौरा, हालात का लिया जायजा। और भारत सरकार का बड़ा फैसला, टेलीकॉम क्षेत्र में चीनी उपकरणों के उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे जहां कल यानी कि बुधवार को भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को 192 में से 184 देशों का वोट मिला है। भारत को 2 साल के लिए स्थायी सदस्य रहेगा। ये 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगा। भारत 2011 और 12 में भी अस्थायी सदस्य था, जिस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद होने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों की आंखें नम दिख रही थी। वहीं लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे, जिसमें भारत को 20 जवान सैनिक को खोना पड़ा। उनमें से ही एक संतोष बाबू भी थे। शहीद कर्नल की शव यात्रा पर लोग घरों की छतों से फूल बरसा रहे हैं। भारत माता की जयकारों की गूंज भी सुनने को मिली। इसके अलावा लेट कर्नल संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में बिहार के 5 सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी है। इनमें से एक जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। विशेष विमान से शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर कई मंत्री और नेता वहां पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। बाकी जवानों के शव भी लाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, पप्पू यादव समेत कई नेता एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं भारत चीन सीमा पर 20 सैनिकों की शहादत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। बता दें, 5 शहीद सैनिकों में पटना के हवलदार सुनील कुमार, भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह, समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार और सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार शामिल हैं। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे कोरोना अपडेट की खबर को लेकर के, जहां भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,66,000 पार कर गई है। पहली बार देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,881 नए केस मिले हैं, जिसने अभी तक का सब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 334 लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। भारत से ज्यादा केस अमेरिका, ब्राजील, रूस में है। वहीं रोजाना आ रहे केस के मामले में भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर बना हुआ है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेन के कोच और बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन इनमें गंभीर मरीजों को नहीं रखा जाएगा। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही ट्रेन के कोच और बैंक्वेट हॉल में बेड की व्यवस्था कर उसे अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जितने ज्यादा मामले होंगे उसके अनुसार बेड बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 45% बेड खाली है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का मुख्य परिणाम ये रहा कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर काम करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड भी कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार और हर दिन एक नई ऊंचाई छूते जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 2022 मामले सामने आ गए हैं,
जिनमें से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 1254 लोग पूरी तरह से ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। यानी वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 768 एक्टिव मामले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर तीर्थ नगरी ऋषिकेश से सामने आ रही है, जिसके बाद से प्रशासन से लेकर ऋषिकेश के आम लोगों में भी हड़कंप मच गया है। इसके पीछे कारण ये है कि शहर में ताजी सब्जियों पर भी कोरोना ग्रहण लग गया है। ऋषिकेश मंडी में 7 लोगों की देर रात कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि मंडी समिति के अध्यक्ष खुद कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अब कुछ दिन तक शहर की बड़ी सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद रखने का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि 24 जून तक मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। घटना के बाद सभी पॉजिटिव लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और मंडी को भी सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी काश्तकारों और मंडी समिति से जुड़े सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग भी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे चरण की मीटिंग की, जिसमें 15 मुख्यमंत्री शामिल रहे। इसमें सीएम त्रिवेंद्र ने भी पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में कोरोना और अनलॉक 1 के बाद की परिस्थितियों पर विचार विमर्श करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दशा के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। कोरोना के बाद लगभग 90% उद्योगों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। राज्य में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवाओं और राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का अवसर अधिक से अधिक युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य में क्या प्रगति चल रही है, कितना नियंत्रित कर पाने में राज्य सफल हुआ है, एक तो इसी विषय पर वो तमाम मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करेंगे। दूसरा, जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत राज्यों की प्रगति से उनको अवगत कराया जाएगा। यद्यपि अभी काफ़ी कम दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड राज्य ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है और 300 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अभी तक हमारे इसमें हमने स्वीकृत किए हैं। जो उद्योग कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे, आज राज्य में लगभग 90% उद्योग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से राज्य ने लगातार इस बात पर ध्यान दिया कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सुरक्षित तरीके से संचालित की जा सकती हैं, वो प्रयास हमने किया है। भविष्य के लिए भी, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, राज्य सरकार ने बढ़ चढ़कर उस पर काम किया है और यहाँ तक कि हमने तमाम जो पैसा उसके लिए आवंटित करना था वो पैसा आवंटित किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे रुड़की की खबर का, जहां रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस ने झबरेड़ा इलाके में 22,76,820 रुपए की हुई लूट की घटना का चौथा आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 2 कर्मचारियों के समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और लूट की रकम भी बरामद कर ली है। वहीं एक और आरोपी अभी फरार चल रहा था। घटना का खुलासा करते हुए रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात हरिद्वार स्वप्निल किशोर ने ये जानकारी दी कि झबरेड़ा में सोमवार को बाइक सवार बदमाशों ने किसान सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी से रुपए से भरा बैग तमंचे के बल पर लूट लिया था, जिसका खुलासा करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता समिति में कार्यरत कर्मचारी आशु कुमार और सन्नी कुमार और पंकज को पुलिस ने 22,76,820 रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वहीं फरार आरोपी धर्मेंद्र की तलाश की जा रही थी, जिस पर अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर देश भर में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद शहीद हुए भारतीय सैनिकों को लेकर लोगों में रोष है। भारत चीन सीमा पर हुए विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने से देश भर में गुस्सा है, जो कि लाजमी भी है और संपूर्ण भारतवर्ष में जहां इसका विरोध हो रहा है,
आक्रोशित लोग चीन के पुतले जलाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। वहीं साधुओं से लेकर देश भर के लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करने के लिए अब सड़कों पर उतर गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक का माहौल गरमाया हुआ है और चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वाकई चीनी सामान का देश भर में बहिष्कार करना है तो सबसे पहले सरकार को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप सरकार को ही लेने की जरूरत है, जिससे चाइना के सामानों को मार्केट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके और लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियों पर भरोसा करके इनकी खरीदारी कर सके। इसके अलावा भारत चीन झड़प में शहीद हुए जवानों को लेकर के कांग्रेस ने भी अपना विरोध जताया। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों का जहां देश भर में विरोध हो रहा है और लोगों में आक्रोश है, वहीं देहरादून के युवा कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने चीनी सामानों को जलाकर चीन के खिलाफ विरोध जताया है और प्रदर्शनकारियों ने लोगों से भी चीन के सामानों के बहिष्कार की मांग की है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस।